हर्षवर्धन जी, चाहे प्रोटेम स्पीकर की बात हो, चाहे फिर स्पीकर चुनने की बात हो, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके का गतिरोध दिखाई दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बावजूद अगर सोनिया गांधी ये कहती हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट है, ये उनकी इंडिविजुअल पर्सनल डिफीट है, तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी हार गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस जो लेख लिखा है उन्होंने एक समाचार पत्र में, और उस समाचार पत्र की छवि ही यही है। उसके जो संपादक हुआ करते थे उन्होंने राफेल मामले में क्रॉप्ड लेटर छापा था, आधा अधूरा जो कहते हैं पत्र वो छापा था, और उसमें जो नीचे की नोटिंग थी उसको नहीं छापा, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके जो बात थी वो नहीं छापा, आधा अधूरा पत्र छापा था। उसी अखबार में ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। मोरल डिफीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई या नहीं हुई है, इस पर ढेर सारी बहस होगी, लेकिन मोरल विक्ट्री राहुल गांधी की हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मोरल विक्ट्री वहां भी हो जाती है जहां सरकार चली जाती है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, और ये शब्द कांग्रेस की ही तरफ से आया, डिबेट्स में आता था कि हम ठीक है, हम चुनाव भले हार गए लेकिन हमारी मोरल विक्ट्री हुई है। जहां तक पॉलिटिकल डिफीट की बात है, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार में है, 240 उनका नंबर है, निश्चित तौर पर 272 के मार्क के ऊपर नहीं है, इसलिए बार बार ये कहा जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। लेकिन प्री पोल अलायंस में अगर कोई पूर्ण बहुमत में है, यूपीए की सरकार तो प्री पोल अलायंस में भी पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाई थी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। उसको बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी के उस शाइनिंग इंडिया को कहा जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी सिर्फ 8 सीटों का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस लेख को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं वो पढ़ता हूं, तब समझ में आएगा कि ये चिट्ठी किस पीड़ा में सोनिया जी ने लिखी। देयर इज नो एविडेंस दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज कम टू टर्म्स विद द इलेक्टोरल आउटकम और हैज रिफ्लेक्टेड ऑन द मैसेज सेंट टू हिम बाय वोटर्स। एक कमजोर, पीछे जाता, डरा हुआ प्रधानमंत्री उनको चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि 56 इंच का जो सीना था वो तो अब 30-32 रह गया होगा, मैंने नापा नहीं, वो जो छवि उन्होंने कहा कि हम फाड़ देंगे, वो नहीं कर पाए। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर और फिर स्पीकर ध्वनि मत से चुना जाना, एक होता है ना डिवीजन होता, कुछ नंबर उनके अधिक होते। दरअसल सोनिया गांधी की ये पीड़ा है, उनको लग रहा है कि जो हम चाहते थे और इतनी बड़ी एक तरह से कहें कि 240 आ गए, कहां 400 का नारा दे रहे थे, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, उसके लिहाज से कहेंगे तो बिल्कुल डिफीट है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कई कारण हैं, उन कारणों को अगर ठीक करना है तो उसके लिहाज से बिल्कुल डिफीट है, और भाजपा को वो कारण दुरुस्त करना पड़ेगा अगर राजनीति में आगे लंबे समय तक चलना है तो। लेकिन अगर हम कहें कि सरकार के तौर पर, सरकार के कामकाज के तौर पर, कैबिनेट पोर्टफोलियो के तौर पर, स्पीकर के तौर पर, और दुनिया भर में भारत की सरकार कैसे मैसेजिंग कर रही है उसके तौर पर, नरेंद्र मोदी ब्रांड पहले जैसा ही था, वो छोटा नहीं हो रहा है, वो कमजोर नहीं हो रहा है। वो पीड़ा इस समाचार पत्र के संपादकीय में लिखकर सोनिया गांधी ने एक तरह से कहें कि स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन फिर सवाल यही होता है, अभी अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद जनता ने मैंडेट दे दिया, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द है मुझे उसे पढ़ना जरूरी लगा, डिविसिवनेस, पॉलिटिक्स ऑफ डिविसिवनेस, डिस्कॉर्ड एंड हेट्रेड। सवाल यह है कि क्या फिर ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार है प्री पोल अलायंस पे, वो सारे लोग सब हेट्रेड वाले हैं, वो सब एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, विभाजन करने वाले लोग। कांग्रेस की ये जो नीति है, और जिसको सुरजेवाला ने हरियाणा में कहा था कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस हैं, ये मानसिकता लोकतंत्र विरोधी है, ये मानसिकता संविधान विरोधी है। इसी लेख में एक हिस्सा जो हम कोर्ट की बात कर रहे हैं और अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, सुमीर जी, वो सहयोग और सामंजस्य की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का इस बार हार होने के बावजूद, मतलब जिस तरीके का जनादेश आया है उसमें नरेंद्र मोदी की हार के बावजूद उनके काम करने का स्टाइल वही है जो पिछले 2 टेन्योर में रहा है, वो अपनी चलाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदली नहीं है, और नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आगे लेख में वो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही हैं। वो आखिरी हिस्से में कह रही है, द इंडिया ब्लॉक पार्टीज हैव मेड इट क्लियर दैट दे डू नॉट सीक अ कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैज ऑफर्ड कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन राहुल गांधी की तरफ से था या नहीं था, या नरेंद्र मोदी समझौता करते हैं या नहीं करते हैं, 240 वाले मोदी अलग हैं, 303 वाले मोदी अलग थे, इन दोनों पहलुओं पर सुनील जी।
देखिए, सोनिया गांधी क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी से समझौता करे, किस बात पर समझौता करे? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि 2047 को विकसित भारत बनाना चाहता हूं, उस दिशा में काम कर रहा हूं, उस दिशा में समझौता करे? या करप्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि करप्शन पर कार्रवाई जारी रहेगी, उसके ऊपर समझौता करे? या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो विकास के जो प्रोजेक्ट 2014 में उन्होंने शुरू किए थे उसे वो कंटिन्यू करेंगे अगले 5 साल और 2019 के बाद 2024 में जो सरकार बनेगी, तो क्या वहां कॉम्प्रोमाइज करें? या देखिए, अगर सोनिया गांधी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ है, तो सोनिया गांधी को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस से 139 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 10 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस से मिले हैं। कांग्रेस को शायद 13 करोड़ के करीब वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को शायद 23 करोड़ के करीब वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज अगर देखेंगे तो 15% के करीब ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एक मॉरल भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जिस तरीके से 370 भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही थी, या जिस तरीके से 2 बार प्रदर्शन रहा है 2014 में भारतीय जनता पार्टी का 282 सीटों का, 2019 के अंदर 303 सीटों का, और जिस तरीके से 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। और सारे सर्वे ये बता रहे थे, जमीन का सेंटीमेंट नहीं बता रहा था, और कांग्रेस भी खुद मुझे लग रहा है कि ये बात मान रही थी कि इस बार उसे भी बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ेगा विपक्ष का नेता बनने के लिए। और लगभग ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी शायद इस बार मिलना मुश्किल होगा। लेकिन जो नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया है, जनता के बीच में जो संदेश गया, जनता ने जिस तरीके से वोटिंग की है, उसके बाद कांग्रेस से सीटें जिस तरीके से आई है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरे हैं 37 सांसदों के साथ। बंगाल के अंदर 29 सीटें आ जाती है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 13 सीटों पर चली जाती है और बीजेपी 9 सीटों पर आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है सीटों का, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी और जो 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा था, उसके बाद कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आके टिकेगी। न सरकार को उम्मीद थी, न जनता को इस बात की उम्मीद थी, लेकिन मतदान उस तरीके से हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया। लेकिन से बहुमत से अगर 32 सीटें कम आ जाना, क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? एनडीए की सरकार बनी और देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो 10 साल उन्होंने काम किया था वही एजेंडा उनका आगे लागू रहेगा और वो सरकार चलाने में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये उन्होंने बता दिया। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को जगह दी है, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, बड़े पद ले लेंगे, बड़े मंत्रालय ले लेंगे, वो स्पीकर के लिए दबाव डालेंगे, कहीं नहीं दिख रहा कि किसी सहयोगी दल का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव चला हो।